Hello everyone, my name is Kritika and today we will discuss the Vedic period. तो हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी अपने पुराने लेक्चर में हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक एज और वैदिक पीरियड। तो अगर मैं वैदिक एज की बात करूं तो वैदिक एज को पार्टिकुलरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास अर्ली वैदिक एज और दूसरी है लेटर वैदिक एज। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 1500 से 1000 BC तक अर्ली वैदिक एज कहते हैं और लेटर वैदिक कहते हैं हम 1000 से 600 BC के बीच में जो एज है उसे कहते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगर हम बात करें, अब हमारे पास हमने पहले पढ़ा कि जो हड़प्पन कल्चर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था अराउंड 1500 BC। उसके बाद क्या हुआ, जो उनके इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। और जब वो सारा कुछ डिक्लाइन होता गया उस टाइम हमारे पास क्या हुआ, एंट्री हुई आर्यंस की। अब आर्यंस की एंट्री हुई तो आर्यन, सबसे पहले आर्यन वर्ड का मतलब समझते हैं। आर्यन जो है ये आर्यस से बना है, इसका मतलब होता है नोबल, मतलब नाइस पीपल थे वो, है ना। अब अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, ये इंडिया की, लेट्स सपोज ये हमारे पास इंडिया का, यहाँ पे है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड पे है हमारे पास हिमालय रेंज और यहाँ पे हमारे पास पड़ती है विंध्याचल रेंज। इस साइड है हमारे पास अरेबिक ओशन, यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है, और इस साइड है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हो गए हमारे पास चार पार्ट्स। अगर मैं बात करूं आर्यंस के टाइम की तो उस टाइम तक ऑफ कोर्स हमारे पास किश्ती और इन सब चीज़ों का जो था आविष्कार नहीं हुआ था, बोट्स नहीं थी, तो इन तीनों जगह से तो आना मुश्किल था। तो उनकी जो एंट्री हुई होगी तो वो कहाँ से होगी, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। यहाँ पे जो ये माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट पे, यहाँ पे एक पास पड़ता है दैट इज नोन एज खेबर पास। कौन सा पास है, खेबर पास। तो खेबर पास के थ्रू जो है ये कहते हैं कि वो उन्होंने एंट्री की होगी आर्यंस ने इंडिया में। ठीक है, अब आर्यंस जो थे देवर माइग्रेटेड टू इंडिया थ्रू द पासिस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। और ये जो पास है, जो वहाँ से जो पास क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच से जो एक रास्ता बनता है उसको पास कहते हैं ना, तो खेबर पास के थ्रू वो आए थे। लेकिन अभी भी ये कंट्रोवर्शियल है कि आर्यंस जो थे उनका ओरिजिन कहाँ से था, मतलब वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे और वो कहाँ से आए थे। तो अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। तो आई से अगर हम चेक करें हमारे पास मिलर की जो थ्योरी है, तो मैक्स मिलर के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल एशिया से आए थे और ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है मैक्स मिलर की। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इस पॉइंट पे अग्री करते हैं कि दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की जो थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग वो नॉर्थ पोल से आए थे। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग वो तिब्बत से आए थे। विलियम जेम्स ने कहा कि यूरोपियन थे हमारे पास आर्यंस। और अविनाश चंद्र ने कहा कि सप्त सिंधु देव से आए थे। दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी जो थे वो कैसे थे, सप्त सिंधु के रहने वाले, मतलब कि इंडियन ही थे, भारतीय ही थे, हिंदू ही थे, ऐसा अविनाश चंद्र की थ्योरी कहती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज़ ऑफ मैक्स मिलर, दैट इज़ कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे। इसके अलावा अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो उनके लिए जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था पेस्टोरल। दैट मीन्स वो पशुपालन करते थे। उनकी जो लाइफ थी वो स्थायी नहीं थी, मतलब वो एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि अगर आप कोई पशुपालन करता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो इस तरह की कुछ आर्यंस की लाइफ थी। एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। और आर्यंस के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ऋग्वेद से वी केम टू नो अबाउट द आर्यंस। अब जब सबसे पहले आर्यंस जो है, ये मैंने आपको बताया राउट कि किस तरीके से वो इंडिया आए होंगे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के पासेस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले जब आर्यंस जो है वो उन्होंने एंट्री ली तो वो कहाँ पे सेटल हुए, नॉर्थ वेस्ट की वैलीज में, और जो प्लेन है कुछ पंजाब के प्लेन इलाके हैं वहाँ पे, मतलब वो इंडस वैली के आसपास जो है सप्त रिवर, जिनको सप्त सिंधु, सिंध मतलब रिवर, तो सप्त सिंधु वाली जगह पे वो रहे स्टार्टिंग में आके। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गंगा यमुना वाली वैलीज के साइड पे भी अपना जो है डेरा जमा लिया और वहाँ पे भी वो रहने लग गए। एंड बाय द एंड ऑफ 6th सेंचुरी उन्होंने जो है सारा का सारा नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसकी वजह से इसको आर्यव्रत भी कहा जाता था। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले दे सेटल्ड इन द रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर्स।
7 रिवर्स का रीजन है, जिसमें 7 रिवर्स कौन कौन सी है? इंडस, सरस्वती, झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी एंड व्यास। तो इन 7 नदियों के किनारे वो रहे और उसके बाद धीरे धीरे दे पुश्ड इनटू द इंटीरियर्स टू सेटल इन द वैलीज ऑफ गंगा एंड यमुना। उसके बाद वो गंगा और यमुना की वैलीज में भी उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। नाउ उनके वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं। तो वैदिक लिटरेचर के टाइम की अगर हम बात करें तो वैदिक जो है वो विद वर्ड से बना है, जिसका मतलब है टू नो। दैट मीन्स ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? नॉलेज को, विजडम को, या फिर किसी विजन को। जो वेद का पीरियड था, जो हम कहते हैं कि 4 वेद हैं हमारे, वो वेद भी जो है इसी टाइम से हैं, आर्यंस के टाइम से ही है हमारे पास। ठीक है। अब 4 जो लिटरली प्रोडक्शंस थी, जो 4 लिटरेसी की प्रोडक्शंस थी उस टाइम पे, उनमें से सबसे पहले हमारे पास है वेद। ठीक है, सबसे पहले हैं वेद, फिर है ब्राह्मण्स, फिर आर्यांकन्स एंड उपनिषद्स। ये 4 उनकी लिटरली प्रोडक्शंस थी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, इनको बारी बारी उपनिषद तक हम सब कुछ पढ़ेंगे। अगर मैं वैदिक लिटरेचर की बात करूं तो कहते हैं जो वैदिक लिटरेचर है ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये भगवान की देन है। इट इज़ सेड दैट कि ऐसा है, क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर है वो टाइम के साथ क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन किसी ने किसी को एक बात बताई, फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो बात पता चली, फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो बात पता चली। तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वैदिक लिटरेचर जो है इट ग्रोन अप, और जो है वो आगे से आगे जो है वर्बली बताया गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। इसीलिए जो वैदिक लिटरेचर है इसको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? टू हियर, मतलब जो सुन के आपने लिख दिया, ऐसा लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर में हमारे पास टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, इन 4 वेद के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो आर्यन समाज में, और वी कैन से कि एंशिएंट हिस्ट्री में ही हमारे पास ये कवर हो जाता है 4 वेद। और हम पढ़ेंगे कि इन वेदों में किस किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है पर्टिकुलरली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। तो जो हमारे पास गायत्री मंत्र है दैट इज ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हो, तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद में ये जो गायत्री मंत्र है इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इट कंटेन्स गायत्री मंत्र, और ये दुनिया का पहला टेस्टामेंट है जो कि मैनकाइंड में पढ़ा गया। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस पीपल ने लिखा था उनका स्क्रिप्चर लिटरेचर, उसको कोई भी डिसाइफर नहीं कर सका था। इसीलिए जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड जो है हमारे पास वो क्या है? द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ये हमारे पास सबसे पुराना टेक्स्ट है वर्ल्ड का जिसको कि पढ़ सके थे लोग। बाकी इसके अलावा इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसमें कितने हाइम्स थे, कितने वर्सेस थे और कितने मंडलास थे। और जो इसमें हाइम्स थे दे वर संग इन द प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र एंड अदर गॉड्स। तो उस टाइम वो पूजा करते थे अग्नि, इंद्र, वायु, इन सब की। तो उनकी प्रेज में, उनकी पूजा में, उनकी प्रशंसा करने के लिए वो इन मंत्रों का उच्चारण करते थे। इसके अलावा 10 मंडल हैं। 10 मंडल जो हैं वो हमें बताते हैं 4 वर्णों के बारे में। वर्ण मतलब कास्ट, और जो उस टाइम वर्ण होते थे वो डिपेंड करते थे ऑक्यूपेशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। तो सबसे पहले तो 4 वर्ण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 4 वर्ण में हमारे पास होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण कौन है? जिन्होंने पढ़ाने को प्रोफेशन चुना। क्षत्रिय कौन है? जो जो युद्ध में और उन सब चीज़ों में तेज है। वैश्य कौन है? जो बिजनेस करते हैं। शूद्र जो है जो उनसे उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो जिसने पढ़ाने को ऑक्यूपेशन चुना उसको ब्राह्मण बोल दिया गया। अब लेट्स सपोज एक ब्राह्मण है जो एक टीचर है, उसका एक बेटा है, वो क्या है? सेनापति है, तो वो क्षत्रिय होगा। और एक बिजनेसमैन है तो वो वैश्य होगा। मतलब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक परिवार में 4 अलग अलग कास्ट या 4 अलग अलग वर्ण के लोग भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड करता था कि आपका वर्ण ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा। लेकिन अगर हम चेक करेंगे लेटर वैदिक पीरियड में तो इसका उल्टा हो गया।
फिर क्या हुआ, हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा बनने लग गया। उसके बाद जो है जो शूद्र थे वो डिफाइंड हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि ये जो शूद्र डिफाइन हो गए कि ये जो है शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, राजा का बेटा राजा ही होगा। तो इस तरीके से वो बाद में जो थी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो डिसाइड करता था आपका वर्ण क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सामवेद। सामवेद की अगर मैं बात करूं तो सामवेद फेमस है हमारे इंडियन म्यूज़िक की हिस्ट्री बताने के लिए। जो हमारे पास सुर हैं, सारे गामा पाधा निसा, ये सब चीज़ें जो हैं इंडियन म्यूज़िक का बेस जो है वो सामवेद से बना है। तो इस बुक में क्या होगा, ऑब्वियसली चैंट्स होंगे, कुछ मेलोडीज होंगी, क्योंकि सामवेद म्यूज़िक के बारे में बता रहा है। तो इसमें टोटल 1549 वर्सेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद में प्रेयर्स को डिफाइन किया गया है। एक रिचुअल है, मतलब रिचुअल क्या होता है, अगर कोई घर में पैदा होता है तो एक पर्टिकुलर पूजा होती है एक रिचुअल के साथ। अगर शादी होती है तो डिफरेंट रिचुअल्स हैं, डिफरेंट तरीके से पूजा होती है, कुछ अलग मंत्रों का यूज होता है। वैसे ही किसी की डेथ के बाद कुछ अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं, अलग मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ये सब जो प्रेयर्स हैं, ऑल दिस प्रेयर्स जो थी, दीज वर रिटन इन यजुर्वेदा। ठीक है। और यजुर्वेदा को फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें सारे के सारे सिर्फ वर्सेस ही हैं, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें वर्सेस और प्रोज दोनों हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हो गया हमारे पास यजुर्वेद के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेयर्स का था। नाउ अब हमारे पास लास्ट जो वेद है, बट नॉट द लीस्ट वन, इट्स अथर्ववेद। अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूलेज की बात की गई है। मतलब अगर हम कहें जादू, तो उस टाइम भी देखिए कि मतलब लोग जो थे किसी बुरी शक्ति को भगाने के लिए किसी पर्टिकुलर मैजिकल चीज़ों का यूज़ करते थे। किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसे भगाने के लिए उन मैजिकल जो चीज़ें थी, मतलब मैजिकल कुछ रिसाइट करते होंगे प्रेयर्स, और कुछ अलग तरीके जिनका वो यूज़ करते थे, वो सब इसमें मेंशन्ड है। तो किसी बीमारी से, जैसे अभी भी कहते हैं झाड़ा करवा लो, ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब जो मैजिकल और सुपरस्टिशियस भी हम कह सकते हैं, उन चीज़ों का जो सा सब वर्णन जो है वो कहाँ किया गया है, अथर्ववेद में। तो इसी के साथ हमारे 4 वेद जो है वो कंप्लीट हुए। इसके बाद जो हमने 4 लिटरली प्रोडक्शंस पढ़ी थी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उपनिषद, पुराण, इन सब चीज़ों के बारे में। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू टुडे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको जो है नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। Thank you so much and have a wonderful day.